नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान इतिहास में हम जानकारी के स्रोत पढ़ रहे थे और उसमें हमने शिलालेख देख लिए, ताम्रलेख देख लिए और हमने ख्यात साहित्य देखा, रासो साहित्य देखा। आज मैं आपको राजस्थान इतिहास लेखन की जो पुरालेखीय सामग्री है वहाँ पे लेके चलता हूँ और साहित्य वाला पोर्शन है उसको हम पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम आज जो पढ़ेंगे पुरालेखीय सामग्री पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी वैसे तो फैक्चुअल है, समझने का मामला भी है, फैक्चुअल भी है ना। तो हम देखेंगे क्या समझने वाला है, क्या फैक्चुअल है। और मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है आज का पुरालेखीय सामग्री का, अधिकांश विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं रहता कि पुरालेखीय सामग्री में आता क्या है और कहाँ ये पढ़ा जाता है। तो कई लोग इसको छोड़ ही देते हैं, है ना, छोड़ के उनको पता ही नहीं रहता कि आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज हम पुरालेखीय सामग्री पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है आपको और आप अच्छे से नोट्स बनाते रहें। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो प्रारंभिक क्लासों को जरूर देखें और आप लोग थोड़ा सा अपने जो यार दोस्त हैं उनसे भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब शेयर करवा दीजिए। देखो, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे को तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि आपसे बोलूं कि सब्सक्राइब करवा देना, शेयर करवा देना, है ना, क्योंकि चैनल आपका है और ये काम आपका है। यदि मैं भी सब्सक्राइब शेयर करवाने में जुट गया तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे, है ना। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए और चैनल को थोड़ा सा जो है अपने जानकारों से सब्सक्राइब शेयर जरूर करवाइएगा। ठीक है, चलो हम आते हैं सीधे आज के टॉपिक पे, पुरालेखीय सामग्री पे। पुरालेखीय सामग्री, है ना। पुरालेखीय सामग्री प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसी सामग्री है जिसको हम साहित्यिक स्रोतों में भी नहीं पढ़ते, साहित्यिक स्रोतों से इतर हम इसको रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको इतिहास को जानने के 3 साधन बताए थे, 3 स्रोत बताए थे, एक पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरालेखीय सामग्री। तो हम तीसरे बिंदु पर आ गए हैं, पुरालेखीय सामग्री। इसमें दरअसल कुछ ऐसे चीजें रहती हैं जैसे कार्यालय से संबंधित जो कोई आदेश जारी किया गया है या कार्यालय से संबंधित कोई पत्र व्यवहार है तो उन पत्रों को क्या कहा जाता था, या कोई शासक ने जो आदेश जारी किए गए हैं उसको क्या कहा जाता था, है ना। और एक शासक दूसरे शासक के साथ पत्र व्यवहार करता था तो वो क्या कहलाता था, है ना। और एक शासक अपने अधीनस्थ के साथ कैसा व्यवहार करता था, उसके राजा के और दरबारियों के जो दैनिक गतिविधियां होती थी वो क्या कहलाती थी, वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती थी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, है ना। तो हम इसको पढ़ेंगे, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और यहाँ से सवाल आता भी है। ठीक है, तो मैं एक बेसिक चीजें पहले लिखना चाहूंगा थोड़ी सी किसके बारे में, कि पुरालेखीय सामग्री को हम साहित्यिक स्रोतों में नहीं रखते, अलग रखते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या, बस मैंने आपको बोल के बता दिया, लिखेंगे नहीं, क्योंकि सवाल यहाँ से नहीं आएगा कि ये नहीं पूछेंगे कि पुरालेखीय सामग्री क्या होती है ना। इसमें मैंने बता ही दिया वैसे पुरालेखीय सामग्री क्या होती है, कि कोई कार्यालय संबंधित कोई पत्र है या राजा की दैनिक गतिविधियों से संबंधित कोई रिकॉर्ड है कि कहाँ खर्चा होता था, उनका दैनिक गतिविधि का जो खर्चा है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड जो है, जैसे जयपुर रियासत के जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड होते थे वो अड़सट्टा कहलाते थे, है ना। क्या कहलाते थे, अड़सट्टा कहलाते थे। मुगल बादशाह जो अपने अधीनस्थों को जो आदेश जारी करता था, शाही आदेश, वो फरमान कहलाता था, है ना। ऐसे ही परवाना होता था, जैसे कोई महाराजा है वो अपने अधीनस्थ शासकों को, अपने अधीनस्थों को जो आदेश जारी करता था वो परवाना कहलाता था, है ना। जैसे अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार करते थे वो रुक्का कहलाता था। एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था वो खरीता कहलाता था। तो इस प्रकार की चीजें थी, है ना। यही सारी चीजें इसमें आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले नाम मैं डालूंगा यहाँ पे, हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम हम डालें, इसमें हम डाल सकते हैं फरमान। फरमान क्या होता था, फरमान जो होता था साथियों, फरमान होता था मुगल बादशाह द्वारा जो आदेश, जो शाही आदेश जारी किए जाते थे वो फरमान कहलाते थे। कभी तो ये सार्वजनिक होते थे और कभी किसी विशेष मनसबदार के लिए जारी किए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे सीधा सवाल बनता है, कैसे सवाल बनता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, किस प्रकार का सवाल बनता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फरमान क्या होता है,
मैं यहाँ पे लिखूंगा मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश फरमान कहलाते थे। फरमान कहलाते थे, ठीक है। मुगल बादशाह द्वारा जारी जो शाही आदेश होते थे वो फरमान कहलाते थे। अब आप कह रहे होंगे कि सर हम तो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मुगल बादशाह का यहाँ पे क्या काम है? मुगल तो दिल्ली में शासन किया है, कभी दिन की राजधानी दिल्ली रही है, कभी आगरा रही है, कभी फतेहपुर सीकरी रही है, तो कभी लाहौर रही है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था, है ना। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक आ जाते हैं। तो दरअसल इनका मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं कि राजस्थान के अधिकांश शासक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, और जब मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो शासन कैसे चलाना है ये सारी चीजें मुगल बादशाह तय करते थे, और वो वहां से आदेश जारी करते थे, है ना। तो उसको हम फरमान कहते हैं, और ये हमें राजस्थान इतिहास में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम राजस्थान के हैं। राजपूताने के जो शासक थे उन्होंने मुगल बादशाहों की जो है अधीनता स्वीकार की, तो कैसे उनकी जो शासन व्यवस्था थी, कैसे वो एक दूसरे को मैनेज करते थे। जयपुर में रहते रहते, मान लो जयपुर का कोई कछवाहा शासक है, वो जयपुर में रह रहा है, मुगल बादशाह का वो जो है सामंत है, मनसबदार है मुगलों का। अब मुगल दरबार में क्या गतिविधि चल रही है ये इसको कैसे पता चले जयपुर के शासक को? तो उसके लिए जयपुर का शासक क्या करता था, एक अपना प्रतिनिधि मुगल दरबार में बैठा देता था, और ये बैठा बैठा यहाँ पे शासन करता रहता था। तो वो जो अपना प्रतिनिधि मुगल दरबार में बैठाता था, उस प्रतिनिधि को ये वकील कहते थे, और वो उस दरबार में क्या गतिविधि चल रही है खुद के राज्य से संबंधित वो सबको रिकॉर्ड करके और एक रिपोर्ट बनाकर और जयपुर भेज देता था। इस प्रकार से मुगल दरबार की गतिविधियों की जानकारी में इसको पता चल जाती थी, और ये जो बात थी ये वकील रिपोर्ट कहलाती थी, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। आप इसको आउट ऑफ सिलेबस ना समझें, किसी भी एग्जाम में, राजस्थान की किसी भी एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। जहां पे राजस्थान का इतिहास सिलेबस में है वो यहाँ पे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप आउट ऑफ सिलेबस ना समझें और ज्यादा गहराई का मामला में ना समझें। लेकिन क्या है कि ये दैनिक हमारे जो आम किताबें हैं वहां पे इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती नहीं है। कुछ एक शब्द मिलेंगे जैसे सिया हुजूर क्या है ना, कमठाना भई क्या होती है, ये सवाल काफी बार पूछे गए हैं, फरमान भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो फरमान क्या होता है, मुगल बादशाह द्वारा जारी शाही आदेश जो होते हैं फरमान कहलाते हैं। कभी ये सार्वजनिक तो कभी ये सार्वजनिक, कभी ये सार्वजनिक तो कभी किसी विशेष रूप से कभी किसी मनसबदार के लिए, कभी किसी मनसबदार के लिए विशेष रूप से जारी किए जाते थे, ठीक है। फरमान जो होते थे शाही आदेश होते थे। देखो सीधी सी बात है, फरमान क्या होते थे, शाही आदेश। कौन जारी करता था, मुगल बादशाह। किसको, अपने मनसबदारों को। अब इसके मनसबदारों को भी जारी होता था, कई बार सबके लिए भी जारी होता था। जैसे कोई ऐसा आदेश जारी किया, जैसे इन्होंने जो औरंगजेब था उसने ये कहा कि मैं जजिया लगाता हूं राजपूताने पे, 1679 में जजिया लगाया, तो उसका जो आदेश जारी किया वो फरमान था, है ना। तो अब देखो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है ना। अब आपको पता चल गया होगा कि औरंगजेब ने राजपूताने में जजिया कर कब लगाया, ये काफी बार सवाल पूछा गया है। 1679 में लगाया, जिसका विरोध भी राजपूताने के शासक ने किया था, तो जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा राज सिंह उसने किया था, है ना। अब ये सवाल बन सकता है कि औरंगजेब ने राजपूताने में जजिया लगाने के लिए
जो शाही आदेश जारी किए थे वो क्या कहलाए? तो फिर वहां पे ऑप्शन में आएगा परवाना, मंशूर, खरीता और फरमान। इनमें से आपको चार में से कोई एक छांटना होगा, तो सीधा सा है हमारा फरमान हो जाएगा। लेकिन पढ़ा हुआ होगा तब होगा, वरना हम ये सोचेंगे यार क्या पता मंशूर हो, क्या पता परवाना हो, क्या पता खरीता हो। लेकिन चूंकि खरीता तो राजा के साथ पत्र व्यवहार होता है, फरमान जो है वो मुगल बादशाह जारी करते थे, परवाना जो है महाराजा अपने अधीनस्थों को जारी करता था, है ना। तो ये सारी चीजें थी। चलो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आज की क्लास जैसे खत्म होगी सब चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही पढ़ना है बस, है ना। फरमान हो गया। अब मैं परवाना की बात करूं, परवाना, है ना। परवाना जो है ये महाराजा जो राजस्थान में होते थे, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किए गए आदेश परवाना कहलाते थे, है ना। तो ये जो आदेश थे अपने अधीनस्थों को जारी करता था महाराजा, वो जो है आदेश क्या कहलाते थे? परवाना कहलाते थे। ठीक है, ये हो गया परवाना। अब मैं बात करूं खरीता की, है ना। इसमें ज्यादा नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, बस इतना ही पूछेंगे सीधा। तीसरे नंबर पे मैं बात करूं खरीता जो है विद्यार्थियों, खरीता जो है वो एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार जो करता था वो खरीता कहलाता था, है ना। एक राजा दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार करता था वो खरीता कहलाता था, है ना। तो यहां पे हम डालेंगे एक राजा का दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार खरीता कहलाता था, है ना। खरीता कहलाता था। एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार था वो खरीता कहलाता था, ये खरीता हो गया। अब हम बात करें मंसूर की। तो मंसूर क्या था विद्यार्थियों? देखिए मंसूर जो था वो कई बार क्या होता था, जैसे मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह की उपस्थिति में ही और मुगल बादशाह कोई आदेश जारी नहीं करके और शहजादा आदेश जारी कर देता था, तो ये जो आदेश था वो मंसूर कहलाता था, है ना। शहजादे द्वारा बादशाह की उपस्थिति में जो आदेश जारी किया जाता था वो जो है आदेश वो मंसूर कहलाता था, है ना। तो ये मंसूर हो गया। पूछते हैं ये मंसूर तो काफी बार पूछे गए हैं, अभी जो आ रहे हैं ना, मैं वही लेके आया हूं जो पूछे गए हैं। मंसूर ये क्या होता था? बादशाह की उपस्थिति में, है ना, बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा, शहजादा तो आप जानते ही होंगे, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, गाना सुना होगा आपने। बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी किए गए आदेश, है ना, क्या कहलाते थे? मंसूर कहलाते थे। ठीक है, मंसूर कहलाते थे। मतलब शहजादे होते थे, जो बादशाह का जो बेटा होता है ना वो शहजादा कहलाता है, और राजा का बेटा राजकुमार, है ना। तो ये है शहजादा। ठीक है, मंसूर क्या हो गया? शहजादे के द्वारा जो आदेश जारी किए गए
वो मंसूर कहलाए और वो बादशाह की उपस्थिति में जारी किए जाते थे। बस इतना सा है इसमें। अब देखो निशान, 5वें नंबर पे मैं डाल रहा हूं निशान। इसको अच्छे से याद रखना, निशान को भी, ये भी काफी अच्छा सवाल बनता है यहां से। निशान क्या होता था? निशान होता था कि जो शाही परिवार है उसके सदस्यों के द्वारा जब कोई आदेश जारी किया जाता था, है ना, मतलब शाही परिवार के द्वारा, शाही परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता था वो निशान कहलाता था, है ना। अब इस शाही परिवार में परिवार की बेगमें भी हो सकती हैं और शहजादा भी हो सकता है ना। परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही यह जारी किया जाता था, ठीक है। तो और किसको जारी किया जाता था? जो इनके मनसबदार होते थे उनको जारी किया जाता था, है ना, जिसपे इनके जो सदस्य होते थे उनकी मुहर भी लगी रहती थी, है ना। ये सारी बातें हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, निशान क्या होता था कि शाही परिवार के सदस्यों, शाही परिवार के सदस्यों, अब सदस्यों में कौन कौन आ सकती हैं? बेगमें आ सकती हैं, बेगमें और शहजादे वगैरह ना। शहजादी भी लिख लेना, वो भी शाही परिवार की हिस्सा होती थी, ठीक है। शाही परिवार के सदस्यों द्वारा मनसबदारों को जारी किए गए आदेश जिन पर इनकी मुहर भी लगी रहती थी, क्या कहलाते थे? निशान कहलाते थे, है ना। निशान कहलाते थे, ठीक है साथियों। काफी अच्छा मामला है। देखो दोनों में क्या फर्क है? मंसूर तो केवल शहजादे द्वारा ही जारी किए जाते थे, लेकिन निशान में शहजादे भी जारी कर सकते थे और बेगमें भी जारी कर सकती थी, और इसमें इनकी मुहर भी रहती थी। लेकिन ये बादशाह की उपस्थिति में नहीं था। बादशाह संभवतः राज्य से बाहर गया हो या कहीं दूसरी जगह गया हो, मतलब बादशाह उपस्थित नहीं हो तब जारी होता था। ये बादशाह की उपस्थिति में जारी होता था मंसूर, ठीक है। और इसमें इनकी मुहर भी होती थी। देखो एक चीज और आएगी, हस्बुल हुक्म जो है वो भी शाही आदेश ही होते थे, शाही परिवार के सदस्यों के द्वारा या शाही परिवार के कोई सरदार है उसके द्वारा जारी किए जाते थे, और किसी व्यक्ति विशेष की नियुक्ति से संबंधित जो है व्यक्ति विशेष को स्वीकृति से संबंधित आदेश होते थे। हस्बुल हुक्म, है ना। तो वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, हस्बुल हुक्म। इन तीनों में मैं फर्क बताऊंगा। फिर देखो हस्बुल हुक्म की मैं बात कर लूं पहले 6ठे नंबर पे। ये हो गया हमारा हस्बुल हुक्म। इसमें जो आएगा हमारे हस्बुल हुक्म में, देखो शाही परिवार के सदस्यों, इसमें कौन कौन होते थे? शाही परिवार के सदस्यों। अब सदस्यों में कौन कौन आएंगे ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे लिखा है हमने। शाही परिवार के सदस्यों व सरदारों, जो शाही परिवार से संबंधित कोई सरदार है वो भी जारी कर सकता था। शाही परिवार के सदस्यों व सरदारों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को स्वीकृति प्रदान करने हेतु
स्वीकृति प्रदान करने हेतु जारी आदेश। स्वीकृति प्रदान करने हेतु जारी आदेश क्या कहलाते थे? हस्बुल हुक्म कहलाते थे। हस्बुल हुक्म कहलाते थे। ठीक है, हस्बुल हुक्म कहलाते थे। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों में फर्क देखिए आप, मंसूर में, निशान में और हस्बुल हुक्म में। अब देखो इनको इस प्रकार से आप फर्क करते हुए पढ़ोगे ना तो ही आपको ये याद हो पाएंगे, वरना ये रट्टा मारने वाली चीज हो जाएगी। समझने का प्रयास करते हैं। देखो मंसूर केवल शहजादी द्वारा जारी किया जा रहा है, निशान शहजादे प्लस बेगम है, केवल परिवार के सदस्य, है ना। इसमें तो अकेला शहजादा, इसमें पूरे परिवार के सदस्य, और इसमें परिवार के सदस्य के साथ साथ सरदार और जुड़ गए, है ना। तो ये अंतर, मेजर अंतर जो है वो ये है ना, कि जारी करने का कौन जारी करता था, है ना, ये प्रमुख अंतर है। ठीक है, अब ये तो एक शाही आदेश थे, बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी किए जाते थे, सभी के लिए होते थे, और निशान जो होता था वो मनसबदारों के लिए जारी किया जाता था। जबकि हस्बुल हुक्म जो है वो किसी भी व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, है ना, किसी भी कार्य की जो है स्वीकृति प्रदान करने के लिए और हस्बुल हुक्म जारी किए जाते थे। सॉरी, हाँ, तो हम ये देख रहे थे जो हस्बुल हुक्म थे वो क्या थे कि शाही परिवार के किसी भी सदस्य या सरदार के द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, किसी भी कार्य की यदि आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हो तो उसके लिए जो आदेश जारी किए जाते थे वो हस्बुल हुक्म कहलाते थे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे अगला जो लिखूं वो लिखूंगा रुक्का क्या होता था। देखो रुक्का, रुक्का लिखूं, रुक्का 7 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखूं रुक्का। रुक्का, रुक्का जो होता था विद्यार्थियों, जो राज्य के अधिकारी होते थे वो आपस में जब पत्राचार करते थे, अधिकारियों का अधिकारी के साथ जो पत्राचार था वो रुक्का कहलाता था, ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राज्य के अधिकारियों का, राज्य के अधिकारियों, राज्य के अधिकारियों का अधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार क्या कहलाता था? रुक्का कहलाता था, है ना। पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता था, रुक्का कहलाता था। ठीक है, राज्य के अधिकारियों का अधिकारियों के साथ ही जो पत्र व्यवहार था वो रुक्का कहलाता था, है ना। ऐसा ही देखो खरीते में क्या था, एक राजा दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार करता था तो वो खरीता कहलाता था, राजा का राजा के साथ तो खरीता, और अधिकारियों का अधिकारी के साथ रुक्का। इस प्रकार से देखो आप इनमें संबंध बनाते हुए पढ़ोगे ना तो काफी अच्छे से याद हो जाएगा ना। जैसे इन तीनों का अपना एक कॉम्बिनेशन है ना, इन तीनों का जो है अपना एक कॉम्बिनेशन है, तीसरे का और सातवें का अपना एक कॉम्बिनेशन है ना, तीसरे का और सातवें का अपना एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे इन दोनों का भी अपना एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं अब अगली स्लाइड पे आता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको उतार लें। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं। हमने 7 पढ़ लिए, 8वें पे हम जाएंगे। ऐसे कोई क्रम फिक्स नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूं क्रम, ताकि हमें याद रहे कि हमने कितने कुछ है, जो ये कितने प्रकार के आदेश ही हैं एक प्रकार के, ये हमने पढ़ लिए हैं, और क्या छूट रहा है ये सारी चीजें पता रहने के लिए मुझे ये सब लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम बात करें 8वें नंबर पे मैं डालूं, 8वें नंबर पे हम डाल सकते हैं सनद को डाल सकते हैं, सनद, है ना। सनद, सनद क्या होता था विद्यार्थियों? सनद जो है एक प्रकार से स्वीकृति आदेश होता था, यह भी स्वीकृति आदेश होता था जिसमें जो मुगल बादशाह था वो अपने अधीन जो सामंत होता था या शासक होता था उसको जागीर प्रदान करता था, है ना। जैसे मान लो
जयपुर के कछवाहा शासक थे, मान सिंह है, भारमल है, उनको मान लो जयपुर का शासक है, लेकिन उनको अजमेर की जागीर प्रदान की जा रही है मुगल बादशाह के द्वारा। तो मुगल बादशाह एक आदेश जारी करेगा कि आपको अजमेर की जागीर भी आपके अधीन की जा रही है, उसका भी आप प्रशासन देखें, संभालें, और उससे जो आय होती है वो आप राजस्व कर उगाएं और हमारे पास भेजें। ये सारा काम उनका होता था। तो ये जो आदेश आएगा वो सनद कहलाएगा फिर, है ना, वो फरमान नहीं होगा। देखो फरमान तो सभी के लिए होता था, है ना, आम जनता के लिए भी होता था और जितने भी शासक वगैरह थे सबके लिए होता था फरमान। ये सनद स्पेशली अधीनस्थ शासक के लिए ही जारी किया जाता था, जो कि जागीर के आवंटन के लिए होता था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं। देखो सनद क्या होता था, सनद में लिखूंगा यह भी एक स्वीकृति पत्र था, जिसे की जगह जो लिखेंगे, जो मुगल बादशाह द्वारा अपने अधीन शासक को जागीर आवंटन हेतु जारी किया जाता था। जागीर आवंटन हेतु जारी किया जाता था। जागीर आवंटन हेतु जारी किया जाता था, ये था सनद। ठीक है, सनद हो गया, रुक्का हो गया। अब हम एक पढ़ ले, वकील रिपोर्ट पढ़ लेते हैं। वकील रिपोर्ट काफी अच्छी है। देखो वकील रिपोर्ट क्या होता था, मैं यहाँ पे 9 नंबर पे डाल देता हूं, वकील रिपोर्ट। ठीक है, वैसे मैंने अभी आपको वकील रिपोर्ट के बारे में अच्छे से बताया है, काफी बार ये पूछते हैं वकील रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, सनद भी पूछते हैं, वकील रिपोर्ट भी पूछते हैं। देखो वकील रिपोर्ट क्या होती थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो राजपूताने के शासक थे वो मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली थी बहुत सारे लोगों ने। जैसे एक तो गुहिलों ने नहीं की थी और एक राठौड़ शासक चंद्रसेन ने नहीं की थी, है ना। इसके अलावा बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बूंदी हो, जयपुर के कछवाहा हो, इन सब लोगों ने जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी मुगलों की। और शासन तो ये यहाँ करते थे, लेकिन किसके अधीन करते थे, मुगलों के अधीन करते थे। अब मुगल दरबार में इन राज्यों के संबंध में क्या गतिविधि चल रही है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या करते थे, ये शासक लोग, राजपूताने के जो राजपूत शासक थे वो ये करते थे कि अपना एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में नियुक्त कर देते थे और उस व्यक्ति को वकील कहा जाता था। और वो जो व्यक्ति था वो मुगल दरबार में क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, दरबार से संबंधित, मुगल राज्य से संबंधित और अपने राज्य से संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाता था और उस रिपोर्ट को अपने राज्य में भेज देता था। यह जो रिपोर्ट थी इसे ही कहा जाता था वकील रिपोर्ट। ठीक है, आप समझ गए होंगे, 2 बार मैंने बता दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूं वकील रिपोर्ट क्या होती थी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम मुगलों के अधीन मनसबदार, जागीरदार, मुगलों के अधीन जो मनसबदार होते थे, जागीरदार होते थे या अन्य कोई सरदार होते थे, अन्य सरदार। देखो राजपूताने के जो शासक थे वो मनसबदार ही थे, है ना। कहते हैं कि 5000 का मनसब दिया, इसको 5000 जात 5000 सवार का मनसब दे रखा है। मतलब अकबर ने अपना जो सर्वाधिक मनसब दिया वो अब्दुल रहीम खान खाना, शायद अब्दुल रहीम खान खाना है, और एक कछवाहा शासक मान सिंह है।
है ना। राजपूताने के शासकों में तो सबसे ज्यादा मनसब जो प्राप्त किया अकबर से, वो मानसिंह कछवाहा ने प्राप्त किया था, वो 7,000 का मनसब प्राप्त किया था। मनसब प्राप्त करने के कारण ये मनसबदार कहलाते थे, है ना। ठीक है, तो मनसबदार आ गए, इसमें राजपूताने के शासक इसमें आते थे, है ना। अब देखो मनसबदार है या कोई जागीरदार है या कोई अन्य सरदार है। मुगलों के अधीन मनसबदार, जागीरदार व अन्य सरदार मुगल दरबार से संबंधित गतिविधियां जानने के लिए सरदार अपने राज्य से संबंधित अपने राज्य से संबंधित हो रही मुगल दरबार की गतिविधियों, हो रही मुगल दरबार की गतिविधियों को जानने के लिए अपना एक प्रतिनिधि, इस प्रतिनिधि को वकील कहा जाता था। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पे ना, अपना एक प्रतिनिधि, वकील अपना एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में रखते थे। अपना एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में रखते थे। ठीक है, यह कौन, यह प्रतिनिधि या वकील, यह एक रिपोर्ट, यह दरबार की गतिविधियों संबंधित, यह दरबार की गतिविधियों से संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर अपने स्वामी के पास भेजते थे। अब इस वकील का स्वामी कौन होगा, मनसबदार, जागीरदार या अन्य कोई सरदार होगा ना। अब बनाकर अपने स्वामी के पास भेजते थे। यह रिपोर्ट वकील रिपोर्ट कहलाती थी। यह रिपोर्ट वकील रिपोर्ट कहलाती थी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वकील रिपोर्ट क्या होती थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वकील रिपोर्ट। ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगा, अच्छे से मैंने इसको समझा दिया है। काफी बार सवाल पूछा गया है, ध्यान रखना वकील रिपोर्ट क्या होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। इसके अलावा एक होता है वाक्या। वाक्या क्या होता था, वाक्या में कुछ विवरण रिकॉर्ड किया जाता था। और कैसा विवरण रिकॉर्ड किया जाता था कि कोई भी शासक है, उसकी व्यक्तिगत व राजकीय कार्यालय संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका ब्यौरा होता था, प्लस जो शाही परिवार है उसकी जो सामाजिक रस्में हैं, उसका व्यवहार है, उसका कैसा शिष्टाचार है, वो सारी बातें रिकॉर्ड कर दी जाती थी। जिस रजिस्टर में ये रिकॉर्ड की जाती थी वो सारा रिकॉर्ड जो है वो वाक्या कहलाता था। ठीक है, वो रिकॉर्ड क्या कहलाता था, वाक्या कहलाता था। तो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा 10 नंबर पे वाक्या, है ना। वाक्या क्या होता था, तो वाक्या में मैं लिखूं, वाक्या जो होता था, किसी भी शासक की व्यक्तिगत व राजकीय कार्यालय संबंधी गतिविधियां राजकीय कार्यालय
कार्यालय संबंधी राजकीय कार्यालय संबंधी गतिविधियां, राजकीय कार्यालय संबंधी गतिविधियां तथा शाही परिवार से संबंधित शाही परिवार से संबंधित सामाजिक रस्में, इसके अलावा इनका व्यवहार व शिष्टाचार आदि का रिकॉर्ड, आदि का जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड क्या कहलाता था? वाक्या कहलाता था। आदि का रिकॉर्ड जो है वाक्या कहलाता था। ठीक है साथियों, काफी अच्छी बात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। वाक्या क्या होता था? किसी भी शासक की व्यक्तिगत हो या राजकीय कार्यालय से संबंधित गतिविधियां हो, वे शाही परिवार के जो लोग होते हैं, जिसमें बेगमें आती हैं, और बेगमों का देखो सामाजिक रस्में क्या होती थी, वो किस प्रकार की जो रस्में अदा करती थी, कैसा उनका व्यवहार था, है ना, और कैसा उनका शिष्टाचार था, है ना, जैसे दास हैं, नौकर हैं, इनके साथ में कैसा व्यवहार करते थे, परिवार के अन्य लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते थे। तो ये सारी चीजें जहां रिकॉर्ड कर ली जाती है उसको हम कहते हैं वाक्या। ठीक है, राजा की दैनिक व्यक्तिगत गतिविधि की, राजा क्या खाता है, कब वो सोता था, कब वो जगता था, है ना, और कब वो अपने दैनिकी के कार्य करता था, नहाने धोने का काम, क्या पहनता था, वो सारी चीजें इसमें आती हैं वाक्या में। ठीक है, तो ये हो गया वाक्या। इसके अलावा मैं बात करूं तो खतूत महाराजगान या अहलकारान भी एक जो है पत्र व्यवहार होता था ना, शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था ना। खतूत महाराजगान व अहलकारान, है ना, खतूत महाराजगान व अहलकारान। 11 नंबर पे मैं लिखूंगा यहाँ पे खतूत अहलकारान, खतूत राजकारान व खतूत राजकारान या अहलकारान। ठीक है, खतूत अहलकारान, ठीक है ना। खतूत अहलकारान की बात करें तो ये शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था। क्या होता था? यह खतूत अहलकारान क्या होता था? शासन संबंधी पत्र व्यवहार, शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था। शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था जो कि किसके बीच में होता था? कोई भी स्थानीय शासक है, स्थानीय शासक मराठे हैं, पिंडारी हैं, या मुगल दरबार है, या कोई पड़ोसी राज्य हैं, उनके साथ यह जो है शासन व्यवहार होता, शासन संबंधी पत्र व्यवहार होता था, है ना। शासन संबंधी पत्र व्यवहार जो मराठों, पिंडारियों और मुगल दरबार व पड़ोसी राजाओं के साथ किया जाता था, पड़ोसी राजाओं के साथ किया जाता था। ठीक है, पड़ोसी राजाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता था, शासन संबंधी पत्र व्यवहार, वो है जो हमारा खतूत अहलकारान कहलाता था, खतूत अहलकारान कहलाता था। ठीक है, तो ये था हमारा पुरालेखीय सामग्री। इसके अलावा कुछ बहियां भी हैं, जो बहियां हैं वहां से भी सवाल पूछा जाता है ना। प्रमुख बहियों में क्या होता था? कोई भी जो कार्य है या किसी भी वस्तु के बारे में
जो जानकारी रिकॉर्ड कर ली जाती है ना, वो बही कहलाती है ना। और विभिन्न प्रकार की बही हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, वो मैं यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी, आप इसे उतारें या स्क्रीनशॉट लें। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूँ, इसको मिटाता हूँ पूरे को, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हैं बही, ये हमारे प्राचीन काल से ही रही हैं। आज भी बहियों का इस्तेमाल जो है हमारे जो सेठ और बणिये लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं बही का, है ना, जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखती हैं, आय व्यय का ब्यौरा लिखते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो मैं 12 नंबर डाल देता हूँ, 11 नंबर हमने पढ़ लिया था, 12वें नंबर पे मैं लिखूंगा बहियां। बहियां, बहियों में आता क्या था, देखिए बहियों की मैं बात करूं तो इसमें किसी भी कार्य या वस्तु का विवरण रिकॉर्ड करना, है ना, ये बही में करते थे, है ना। किसी भी कार्य या वस्तु का विवरण रिकॉर्ड करना या संधारित्र करना या इंद्राज करना, लिपिबद्ध करना, लिख देना, सहज कर रखना, है ना, किसी प्रकार की शब्दावली आ सकती है, तो आप इसे ध्यान रखें। बहियों में क्या होता था, किसी भी कार्य या वस्तु का विवरण रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये होता था, ठीक है। तो अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार की बहियां हमें मिलती हैं, जिसमें मैं बात करूं तो एक आती है खरीता बही, है ना, खरीता बही। खरीता बही में क्या होता था, खरीता बही राजकीय पत्रों का संग्रह था। खरीता बही क्या था, राजकीय पत्रों का संग्रह खरीता बही होता था। राजकीय पत्रों का संग्रह जो था वो क्या था, खरीता बही था, है ना। खरीता बही राजकीय पत्रों का संग्रह था। इसके अलावा मैं बात करूं एक होता था तल की बही। तल की बही जो होती थी वो होती थी साथियों राजकीय आज्ञाओं का संग्रह। देखो कितना करीब का मामला है ना। ये है राजकीय पत्र और खरीता, और तल की है राजकीय आज्ञाएं। देखो मैंने इस हिसाब से क्रम से रखा है ताकि आपको दोनों को याद करने में सुविधा रहे, है ना। राजकीय पत्रों का संग्रह हो गया खरीता, तल की हो गया राजकीय आज्ञाओं का संग्रह। राजकीय आज्ञाओं का संग्रह तल की कहलाता था, ठीक है, तल की। इसके अलावा एक मलकी और होता था, मलकी, तलकी और मुल्की, है ना, मुल्की या मलकी। मुल्की में इसमें क्या होता था, मुल्की में कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष के मध्य का आय व्यय का ब्यौरा संधारित्र किया जाता था, रिकॉर्ड किया जाता था, है ना। मुल्की बही, तल की बही हो गया मुल्की बही। देखिए मुल्की बही में क्या होता था, मुल्की बही देखो तल की मुल्की मैंने क्रम से रखा है क्योंकि तुकांत है तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। इसमें कम जैसे 3 से 10 वर्ष के मध्य का आय व्यय का ब्यौरा रिकॉर्ड किया जाता था या संधारित्र किया जाता था ना, रिकॉर्ड रहता था, ठीक है। आय व्यय का ब्यौरा कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष के मध्य का जो है आय व्यय का ब्यौरा रिकॉर्ड रहता था मुल्की बही में, ठीक है। तलकी हो गया, मुल्की हो गया, खरीता बही हो गया, कमठाना बही। ये कमठाना बही असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा भी गया था, है ना। तो यहां भी पूछा जा सकता है, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आजकल लेवल सेकंड ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, रीट हो या फर्स्ट ग्रेड हो या सीईटी हो, कहीं भी पूछे जा सकते हैं इस सवाल, ध्यान रखना। राजस्थान का इतिहास राजस्थान की तैयारी करने वाला प्रत्येक बंदे को पढ़ना चाहिए, और मैं तो ये कहता हूं कि एक ही बार में आप इतना डिटेल में पढ़ दो कि बार बार कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं रहे, बार बार नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं रहे, पुस्तक उठाने की आवश्यकता ही नहीं रहे, और इतना डिटेल में आप देख रहे हैं, किसी भी पुस्तक की आवश्यकता आपको नहीं है,
बार बार मैं कहता हूं और फिर कह रहा हूं, आप विश्वास के साथ पढ़ना, और इतना पढ़ लोगे आपका काम आसानी से हो जाएगा, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, और चाहे आपका प्रोफेसर हो, चाहे आरएस हो, सीटी हो, कोई भी हो, सब इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो। राजस्थान का इतिहास जहां पे आ रहा है यहां से पढ़ लो, कोई पुस्तक पढ़ने की अवस्था नहीं रहेगी, कोई कोचिंग की अवस्था आज के बाद नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक ही बार नोट्स बनाओ और उसके बाद किस्सा खत्म। वो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो हमको तो एक ही लोहार की चोट देनी है, ऐसी देनी है कि किस्सा खत्म, 100 बार चोट देने की अवस्था ना पड़े, ठीक है। तो अब लिख रहा हूं कमठाना बही। कमठाना बही जो था वो निर्माण कार्यों से संबंधित जो व्यय होता था उससे संबंधित थी, ये ना निर्माण कार्यों का रिकॉर्ड इसमें होता था ना, निर्माण कार्यों संबंधित व्यय का रिकॉर्ड, सॉरी, हाँ, निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय का रिकॉर्ड, निर्माण कार्यों से संबंधित व्यय का रिकॉर्ड रहता था, है ना। एक बात हो गई, ये हो गई कमठाना बही में, है ना, मैंने यहाँ पे बही नहीं लिखा, कमठाना बही, ठीक है, कमठाना बही, ये हो गया कमठाना बही। इसके अलावा मैं बात करूं अड़सट्टा, जैसा कि मैंने आपको बताया अड़सट्टा, ये जयपुर रियासत में जो भूमि राजस्व संबंधी जो रिकॉर्ड थे और उनका प्रबंधन कैसा होता था वो अड़सट्टा में होता था, है ना। अड़सट्टा ये होता क्या था, पहली चीज तो ये जयपुर राज्य में प्रचलित था, जयपुर रियासत में प्रचलित था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं जयपुर रियासत में प्रचलित था, जयपुर रियासत में प्रचलित था। और था क्या ये अड़सठा, ये अड़सठा था विद्यार्थियों भूमि संबंधी रिकॉर्ड व प्रबंध, भूमि संबंधी रिकॉर्ड और प्रबंध, इसकी जानकारी रहती थी इसमें अड़सट्टे में, ठीक है। भूमि संबंधी रिकॉर्ड व प्रबंध की जानकारी जो है अड़सट्टे में रहती थी। इसके अलावा जो है सियाह उजूर होता था, सियाह उजूर, उसमें जो राजकीय खर्चे होते थे उसकी जानकारी रहती थी, है ना। सियाह हुजूर जो होता था ये काफी बार पूछा गया है, सियाह हुजूर भी, है ना, सियाह हुजूर, ठीक है। सियाह हुजूर में क्या होता था, जो राजकीय खर्चे होते थे उसकी जानकारी रहती थी, है ना। सियाह हुजूर में राजकीय खर्चों की जानकारी रहती थी, है ना, जानकारी रहती थी, ठीक है। तो ये थे प्यारे साथियों हमारे प्रमुख जो थे जो बहियां थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। इसके अलावा एक पेड़ाबा बही और चलती थी, पेड़ाबा मेवाड़ में चलती थी पेड़ाबा बही, और उस बही का जो काम होता था वो राजकीय आज्ञाओं से संबंधित होता था ना। पेड़ाबा बही जो है मेवाड़ में चलती थी, सॉरी, राजकीय आज्ञाएं नहीं थी। जो वार्षिक आय व्यय का खर्चा होता था उसका विवरण होता था पेड़ाबा बही में, और जो मेवाड़ रियासत थी वहां पे चलती थी पेड़ाबा बही, है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, इतना खास नहीं है लेकिन स्पेशली कई बार क्या होता है कि पूछ लेते हैं ये पेड़ाबा बही, एक आधा सवाल जो है ऐसा ये डालते हैं पेपर में जो किसी से नहीं होता, बहुत जटिल होता है वो, है ना, बहुत कम लोग रहते हैं उसको अटेम्प्ट करने वाले, उसमें कई बार इस प्रकार का जो सवाल है वो डाल दिया जाता है। पेड़ाबा बही पहली बार तो ये मेवाड़ रियासत में प्रचलन में थी, है ना, क्या थी, मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी, मेवाड़ रियासत में प्रचलित थी। और दूसरी बात इसकी जो इसमें विवरण क्या मिलता है, वार्षिक आय व्यय का विवरण, है ना, वार्षिक अपना जो बजट आता है उसी प्रकार का मामला था, वार्षिक आय व्यय का विवरण था, है ना, वार्षिक आय व्यय का विवरण था। देखो बजट की परंपरा कहने का मतलब हमारी वर्तमान की नहीं है,
बजट का मामला देखो हमारे प्राचीन काल में भी होता था, मध्यकाल में, जैसे गुहिल तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक, तीनों कालों में राज किया है गुहिलों ने, तो है ना। तो ये देखो वार्षिक आय व्यय का मामला जो है उस जमाने में भी होता था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा लेखीय सामग्री हमने पढ़ ली और आज की क्लास हमारी जो है राजस्थान इतिहास की जानकारी के जो स्रोत थे उसकी आखिरी क्लास है। ठीक है, काफी डिटेल में हमने मामला पढ़ा है। इसके अलावा भी अभी साहित्य का पोर्शन तो पूरा छूटा हुआ है। साहित्य का हमने केवल एक ही दिन देखा है जो कि सबसे बड़ा पोर्शन था, है ना। लेकिन उसको मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें 3-4 पेज ही रहेंगे, लेकिन उन 3-4 पेजों को आपको गहन तरीके से पढ़ना है, विशेष रूप से पढ़ना है, क्योंकि राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें उठा के देख लेना, आपको साहित्य से 1 या 2 सवाल देखने को जरूर मिलते हैं जिसमें ये पूछते हैं कि ये रचना किस लेखक की है, ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है, जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम हो। इसलिए उस वाले पोर्शन को, क्योंकि वहां से सीधा फैक्चुअल आता है, रचना और शासक का नाम, रचना और लेखक का नाम, रचना और लेखक, रचना और रचनाकार, है ना। तो उसकी मैं आपको एक पीडीएफ गजब की बनवा रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ। टाइप होते ही जैसी आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। मेरे से ये सब्सक्राइब शेयर की बात कही नहीं जाती, पर क्या करें, आप लोग थोड़ा सा अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए ये काम कर लेना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।